नमस्कार, मेरा नाम है वैभव सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल इनसाइड इंडिया टेल्स में। 10th और 12th के रिजल्ट्स आ चुके हैं। कुछ बच्चे गौरवान्वित हैं और कुछ बच्चे मायूस। आज हम चर्चा करेंगे रिजल्ट्स पर और भारत के एजुकेशन सिस्टम पर। हमारे साथ हैं स्वामी अतुलानंद रचना परिषद के सचिव श्री राहुल सिंह जी। थैंक यू वैभव, मेरे पास आने के लिए। आप की जो भी जिज्ञासा है बताइए। मैं प्रयास करूंगा कि जितना ज्ञान मेरे पास है हम आप युवाओं की जिज्ञासा को शांत करें। सीबीएसई के 10th और 12th के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो सेशन 2024-25 में संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल का परफॉर्मेंस कैसा रहा? बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, 100% बच्चे पास हुए हैं। और जैसा कि हम कहते हैं, हमारी जो लीगेसी है, जब से विद्यालय की संस्थापना हुई है 1986 में मान्यता मिली हो, 1980 से ही विद्यालय चल रहा है। तो तब से लेके अब तक कभी कभी ऐसा हुआ है किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से कोई बच्चा तो नहीं हो पाया, परीक्षा नहीं दे पाया, नहीं तो हमेशा 100% रिजल्ट रहता है, 100% बच्चे पास होते हैं। आप यह है कि पास होने का जो परसेंटेज है, केवल वो बच्चों की जो लगता है कि परीक्षा नहीं होती, पास होने के बाद उनके चेहरे पे खुशी कितनी है, पास होने के बाद किस तरह से समाज में हो जाते हैं। अगर वो 12th के बच्चे हैं तो बाहर जा रहे हैं, 10th के बच्चे हैं तो किसी अन्य विद्यालय में या मेरे ही विद्यालय में प्रवेश लेते हैं। तो ऐसे बच्चे किस ब्रांच में जा रहे हैं, उनको मनचाही ब्रांच मिल रही है कि नहीं मिल रही है, उनको मनचाहा यूनिवर्सिटी विद्यालय मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि असली वो है, ये तो एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। लेकिन सभी बच्चे उत्तीर्ण हो गए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। तो जैसा कि ज़्यादातर स्कूल्स में और मीडियाज़ में तो जो बच्चे हाईएस्ट स्कोर मतलब पाए हैं, सिर्फ उन्हीं के साथ सेलिब्रेशन किया जा रहा है। और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो 95% प्लस स्कोर किए हैं, उनके साथ कोई सेलिब्रेशन नहीं है। तो क्या वो बच्चे रिकॉग्नाइजेशन डिज़र्व नहीं करते हैं? नहीं, अब ऐसा नहीं है। सभी विद्यालय के, चाहे जो भी विद्यालय हैं, सभी विद्यालय के सभी शिक्षक हर बच्चे से बराबर प्यार करते हैं। और हम भी उसी में से हैं। ऐसा नहीं है कोई बच्चा 70% पाया है, 80% पाया है तो उसको हम दोयम दर्जे का मान रहे हैं। और ये अलग बात होती है कि भाई आपको पूरे किसी विद्यालय में 500, 600, 800, 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सारे बच्चों को बुला के आप फेलिसिटेट नहीं कर सकते। लेकिन अभी हम लोगों की फेलिसिटेशन सेरेमनी बची है। बहुत सारे बच्चों को एक साथ इकट्ठा करेंगे, उनके पेरेंट्स को बुलाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे, माला पहनाएंगे, मिठाई खिलाएंगे। ये तो अभी बचा हुआ है, जो हम शायद 22 या 23 को करने जा रहे हैं। लेकिन जो बच्चे बहुत अच्छा स्कोर किए थे, जिन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस जिसको कहिए आप, उन्होंने दिया था, भाई आप कहीं न कहीं तो रुकना पड़ेगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय करके। तो हमने प्रयास किया है, आज अखबार में भी ये दिया गया है कि आप जो हमारे बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, ताकि उनकी फ़ोटो अखबार में छपे और उनके माता-पिता और बच्चों पे जिन्होंने मेहनत की है, उनको रिवार्ड के रूप में, एक तरह से सम्मान के रूप में ये किया गया है। लेकिन आपकी बात सही है कि हर बच्चे को सम्मानित करना चाहिए। वो संभव नहीं है इतने सारे बच्चों को सम्मानित करना। जहाँ तक प्यार की बात है, तो हम इक्वल लुटाते हैं हर बच्चे पे। तो जो पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे है, उनको तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके साथ कर रहे हैं। जो 8वें स्थान पे, 10वें स्थान पे है, उनको संत अतुलानंद कॉन्वेंट स्कूल कैसे मोटिवेट करता है? उनको भी बुलाते हैं, 10वें स्थान पे नहीं, हम 50वें स्थान तक सेलिब्रेट करते हैं। इवन 212 बच्चे जो 90% के ऊपर पाए हैं, सबको सम्मानित करेंगे। उनकी लिस्ट बन रही है और उस समय जल्दी-जल्दी रिज़ल्ट आता है, तो जो टॉप 5 में दिखते हैं उन बच्चों को अखबार के लोग, पेपर के लोग, प्रिंट मीडिया, न्यूज़ मीडिया सभी लोग मानते हैं। आपके यहाँ टॉप कौन किया है? आपके यहाँ टॉप कौन किया है? आपके यहाँ सेकंड कौन है? आपके यहाँ थर्ड कौन है? तो विद्यालयों की ये मजबूरी हो जाती है, जब आप सेकंड थर्ड माँग रहे हैं, तो हम सेकंड थर्ड उनको दे देते हैं, वो तो बताना ज़रूरी होता है। लेकिन मैं इस रैट रेस में शामिल नहीं। मैं नहीं चाहता कि ऐसा किया जाए। पर समय की माँग है, समाज की माँग है, आपका चौथा स्तंभ है मीडिया, इन लोगों की माँग है, माँगते हैं तो दे देते हैं। मेरे लिए इक्वल प्रसन्नता है, बच्चे सारे पास हो गए। और कौन-सा बच्चा किस परिस्थिति में पास हुआ है, ये तो वो बच्चा ही जानता है, उसका परिवार ही जानता है, उसका शिक्षक जानता है। कुछ शरारती बच्चे भी होते हैं, जिनको नाक समझाने के बाद भी वो मोटिवेट नहीं होते, या कहीं इधर-उधर लगे हुए हैं, मोबाइल पे लगे हुए हैं, माता-पिता की भी नहीं सुन रहे हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को समझाते-समझाते 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष जितने दिन से हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं,
इतना लंबा समय बीत जाता है। बाद में उन बच्चों को भी अफ़सोस होता है कि सर ने इतना कहा था, अगर हम पढ़ लिए होते तो हम आज वहाँ रहते, हम माला उछाल रहे होते, माला पहन रहे होते। लेकिन ठीक है, प्यार मैंने कहा ना कि बराबर है और लिस्ट बड़ी लंबी है हमारे यहाँ सम्मानित होने वालों की और उनको बुलाएँगे, सम्मानित करेंगे। सर, मैं जैसे अपने अगल-बगल देख रहा हूँ कि सिर्फ़ टॉपर्स को ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो ये जो टॉपर कल्चर लगातार चल रहा है, तो क्या ये ऐसा नहीं है कि ये बच्चों के मन में सक्सेस को लेके गलत अवधारणा सेट कर रहा है? टॉपर कल्चर आज का नहीं है अबे, टॉपर कल्चर बहुत पहले का है और मुझे लगता है कि हमारे समय में भी यूपी बोर्ड में जब मैं पढ़ रहा था, तब भी ई बोर्ड का टॉपर नाम निकलता था, बल्कि सीबीएसई इसको डिमोट करता है, डिनाउंस करता है। सीबीएसई नहीं कहता किसी को टॉपर की कोई लिस्ट डिक्लेयर नहीं करता है सीबीएसई कि हमारे यहाँ टॉप किसने किया है। वो 100 आउट ऑफ 100 जो सब्जेक्ट में नंबर पाते हैं बच्चे, ऐसे लोगों को सीबीएसई ऐसे बच्चों को प्रमोट करता है और उसकी कॉपी की कई बार चेकिंग भी होती है कि 100 मिला कैसे इसको। इसीलिए एग्ज़ामिनर 100 देने के पहले बहुत सावधानीपूर्वक नंबर देते हैं। सीबीएसई बोर्ड ने शिक्षा में शुचिता लाई है। शिक्षा उसकी वजह से शिक्षा में पवित्रता आई है सीबीएसई बोर्ड की वजह से। और आप देख लीजिए जो बच्चे 100 आउट ऑफ 100 पाते हैं, आउटस्टैंडिंग होते हैं और वो कहीं न कहीं अपने जीवन में भी आगे जाकर के शत प्रतिशत सफलता हासिल करते हैं। तो ये नहीं कहना है कि नहीं हम किसी को प्रथम या द्वितीय या तृतीय हम बना रहे हैं। ये तो पहले से प्रक्रिया चली आ रही है हर तरह की उसमें। देखिए, अब उसमें रेस का मतलब ये होता है कि आपने 2 तरह से आदमी दौड़ता है। अगर हम इसको खेल के भाव में आपको समझाएँ, 2 तरह से व्यक्ति दौड़ता है। एक तो ये है कि आप दौड़ करके उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय आके जीतना चाहते हैं। वो 100 मीटर रेस हो सकती है, 500 मीटर रेस हो सकती है, मैराथन हो सकता है। एक तो रेस ये हो गई। दूसरा आपने फिज़िकल फिटनेस के लिए दौड़ लगाई है, कि हम दौड़ते हैं सवेरे उठ के, टहलते हैं 8 किलोमीटर, वो हम फिज़िकल फिटनेस के लिए कर रहे हैं। मैं किसी कॉम्पिटिशन का हिस्सा नहीं। तो मैं बच्चों को यही समझाता हूँ कि बेटा आपका ये अंतिम वो नहीं है, पूरा आपका जीवन जो है वो हर्डल रेस है। हरदम हर्डल्स आते रहते हैं। 10th एक हर्डल था, 8th एक हर्डल था, 5th एक हर्डल था। इसके बाद आपको इंजीनियरिंग का एडमिशन क्रैक करना है, मेडिकल में जाना है, बीएससी करना है, व्हाटएवर इट इज़। जो भी लाइफ का करियर चूज़ करते हैं, ऐसे हर्डल्स आते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको अगर ज़िंदगी को इस तरह लें कि नहीं हम जंप करते हुए निकल जाएँ, जितनी सफलतापूर्वक आप जंप करके निकल जाएँगे, उतना ही आपकी ज़िंदगी अच्छी रहेगी। तो बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने के लिए प्रेरित करना नहीं चाहिए। मैं भी इसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन ये चल रही है प्रक्रिया बहुत दिन से एजुकेशन में चल रही है, तो हम उसको रोक नहीं सकते अकेले। पर मैं अपने बच्चों को जो हमारे यहाँ पढ़ते हैं, उनके यहाँ उनके अंदर पेशेंस, एंड्योरेंस और एक्जिस्टेंस कैसे आपका सॉलिड ग्रोथ हो, इसकी उसका प्रयास मैं करता हूँ। जो भी थोड़े से बच्चे हमारे पास हैं, वो सॉलिड बन के बाहर निकलें और उनके हर परिस्थिति से लड़ने का उनके अंदर मादा हो, ऐसा करने का प्रयास करते हैं। और सबको ये है कि नहीं आप दौड़िए, फ़िटनेस के लिए दौड़िए, पढ़िए तो उस खुशी के लिए पढ़िए। अंत जाके उसका प्रसन्नता पे होना चाहिए कि नहीं हमने अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिताई। सर, आप लोग के टाइम पे 60-70% बच्चे स्कोर करते थे, तो उनके साथ सेलिब्रेशन होता था, पूरे गाँव में ढोल-नगाड़े बजते थे। पर आज के टाइम पे 95%, 98% बिल्कुल नॉर्मल सा हो गया है। तो क्या एजुकेशन सिस्टम में कुछ बदलाव आया है या जो मार्किंग जो सिस्टम है वो लीनिएंट हो गया है या बच्चे सच में अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिए हैं? ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, समसामयिक है, कंटेम्परेरी है। इसलिए कि जो हमारे समय में या पहले के समय में जब भी पढ़ाई होती थी, आज के 10 साल पहले भी, तो कोर्स बहुत लेंदी हुआ करते थे और जो क्वेश्चन पेपर बनते थे उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बहुत कम हुआ करते थे। ज़्यादातर ऐसे प्रश्न हुआ करते थे जिनका उत्तर हर बच्चा एक जैसा नहीं देता है, तो इसीलिए नंबर भी कम आते थे। और इस बात को ध्यान में रख के प्रश्न बनाया जाता था कि 60% 70% के ऊपर वही बच्चा जाए जिसके अंदर बहुत अद्वितीय प्रतिभा हो, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चा हो। अभी थोड़ा-सा इसको लीनिएंट किया गया है, पढ़ाई का स्तर कम नहीं हुआ है, चीज़ें और पढ़ाई जा रही हैं लेकिन डिटेल नहीं पढ़ाई जा रही है। और पेपर को ऐसा बनाया जा रहा है कि अगर बच्चा थोड़ी भी मेहनत करेगा, तो वो 75% के ऊपर चला जाएगा। इसीलिए अब हम उन बच्चे को जिस तरह से एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न बदला है, सिलेबस नहीं बदला है, एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न बदला है। और यही 10th के जो बच्चे आराम से नंबर पाते हैं 80% 75%, उनको 11th में जाके अगर विज्ञान विषय लेके पढ़ रहे हैं, तो उनको परेशानी आती है 60% भी नहीं ला पाते। बहुत से 80% के बच्चे भी किसी तरह पास होते हैं। तो उसका कारण ये है कि जो हाई स्कूल तक जो सीबीएसई का सिलेबस है,
वो बड़ा वैसे खेल-खेल में पड़ने वाली बात है। और उसके बाद 11th में एकाएक बड़ा तगड़ा जंप है उसमें। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बच्चों को ये भी संदेश देना चाहूँगा कि आप अपने हाई स्कूल की परफॉर्मेंस के आधार पर 11th के सब्जेक्ट का स्ट्रीम का चयन ना करें। 11th का अलग से एप्टीट्यूड टेस्ट हर विद्यालय कराता है। आप अपना एप्टीट्यूड देख लीजिए, अगर आपको मैथमेटिक्स लगाने में आनंद आता है, केवल सब कर रहे हैं इसीलिए हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ऐसा ना करें। तो ऐसा बच्चों को करना चाहिए, मुझे लगता है कि वो भी आनंद आता है तो पढ़ें जिस विषय में। और रही मार्किंग की बात, एजुकेशन सिस्टम की बात, तो वो थोड़ा-सा पहले से अधिक पैम्परिंग हो गई है इस समय। आसान बना दिया है क्वेश्चन पेपर को, लेकिन ज्ञान में बच्चों में कमी नहीं है और ना पहले के बच्चे कम ज्ञानी थे, ना आज के बच्चे कम ज्ञानी। लेकिन बस तरीका एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न बदला है। ये कहना तो सत्य है कि 10th के बाद सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। मैं खुद एक टाइम पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुका हूँ। मैं सोचता था कि मैथ लूँ, बायो लूँ या कॉमर्स। सुबह सोचता था कि इंजीनियर बन जाऊँगा, शाम को बायोलॉजी लेके डॉक्टर, और कभी-कभी दिन में छोटा-सा एक ख़्याल आता था कि सीए बन जाएँगे और देश की इकोनॉमी सँभालेंगे। तो इस पे आप अपने विचार दीजिए, आप कुछ प्रकाश डालिए, मेरा भी कन्फ्यूज़न दूर करिए और मेरे व्यूअर्स का भी। मैंने बताया है आपको कि 10th के और 11th के सिलेबस में बहुत अंतर है। लेवल ऑफ स्टडी बहुत अंतर है। तो कई बार बच्चा सोचता है कि 10th में ठीक है, हमें मैथ में 60 आया, अब मेहनत कर लेंगे। मुझे पेरेंट्स कहते हैं, बच्चे भी कहते हैं, प्रिंसिपल वगैरह को ज़्यादा परेशान करते हैं, अपने टीचर्स को ज़्यादा परेशान करते हैं। नहीं सर, रोने लगते हैं। सब मैथ्स पढ़ रहे हैं, हम भी मैथ्स पढ़ेंगे। सब बायो पढ़ रहे हैं, हम भी बायो पढ़ेंगे। कई बार बातचीत में हमसे भी गलती हो जाती है। मेरा मतलब जैसे साइंस के टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं या हमारे अन्य कोऑर्डिनेटर हैं, "अरे तुम क्या साइंस पढ़ोगे? तुम्हारे बस का नहीं है।" ये शब्द का चयन जो है बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक करना चाहिए। किसी बच्चे में क्षमता कम नहीं होती। हर बच्चे का एप्टीट्यूड अलग-अलग होता है। हो सकता है किसी को संगीत आती हो, किसी को खेलने में रुचि हो, किसी की गणित में रुचि हो, किसी की विज्ञान में रुचि हो, किसी की बायो किसी को बहुत अच्छा लगता हो। तो किसी को हो सकता है बैलेंस शीट बनाना बड़ा अच्छा लगे, कॉमर्स में बहुत उसका रुचि हो, बाद में एमबीए करना चाहे, सीए बनना चाहे। तो हम उसको भाग्य विधाता तो नहीं है, ईश्वर नहीं है, लेकिन एक सही राय देते हैं कि बेटा तुमको इस विषय में आराम-आराम से पढ़ के तुमको नंबर मिला है, इस विषय में तुमने 90 नंबर प्राप्त किया है, तो यही लेके पढ़ो। सोशल साइंस पढ़ो, अच्छा करो। क्या ज़रूरत है आपको हर जगह जहाँ ज़्यादा भीड़ है वहाँ जाने की? और बच्चा वो कोचिंग मतलब जैसे पैटर्न सा चल रहा है कि पहले मैथ्स ऑप्ट करते हैं, मैथ्स नहीं कर पाते हैं तो बायो पे जाते हैं, बायो नहीं ले पाते हैं तब उनको लगता है कॉमर्स में ही हो जाए, कॉमर्स नहीं ले पाते तो ह्यूमैनिटीज़ में हो जाए। लेकिन मैं अपने विद्यालय की टीम को धन्यवाद दूँगा, उनकी प्रशंसा करूँगा, उनका साधुवाद दूँगा कि उन्होंने इस पैटर्न को बदलने का प्रयास किया और पिछले 5-6 वर्षों से ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे जो हमारे यहाँ टॉपर हैं वो भी ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट कर लें। मानविकी की पढ़ रहे हैं और पढ़ करके टॉप भी कर रहे हैं। उनके चेहरे पे अलग प्रसन्नता भी है क्योंकि जो विषय उन्होंने पढ़ा उसका उनको भरपूर ज्ञान है। आप गणित से पढ़ तो लिए, इंजीनियरिंग की आपने कोचिंग तो ले ली और आपको ज्ञान नहीं है। केवल सिलेक्शन मात्र आपका एक वो था कि नहीं हम सिलेक्ट होंगे जैसा मैंने पहले कहा कि आप किस लिए दौड़ रहे हैं? रैट रेस में लगे हुए हैं। रैट रेस में लगे हुए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 10th आने वाले में लगे हुए हैं। ऑल इंडिया रैंक, एआईआर तो ये हमारे जो कोचिंग चलाने वाले सहयोगी हैं, वो भी ये गलती करते हैं। हमारे जो विद्यालय चलाने वाले सहयोगी हैं, हमारे जो शिक्षक हैं, उनसे भी ये गलती होती है कि हम उस रैट रेस का हिस्सा बच्चे को बना रहे हैं। हमें चाहिए कि उसको कहें बेटा संतुष्टि जिसमें मिल रही वो पढ़ो। कोई ज़रूरी नहीं है, कोई बहुत अच्छी बिज़नेस फैमिली का बच्चा है, अगर वो पढ़ना चाहता है कॉमर्स तो पढ़े, सीए बन जाए। और मुझे लगता है कि इंजीनियर, डॉक्टर से कम इम्पोर्टेंस सीए की नहीं है। एक हॉस्पिटल बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा। एक ब्रिज बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसा। तो डॉक्टर, इंजीनियर दोनों मान लीजिए ब्रिज बना रहे हैं, एक हॉस्पिटल बना रहा है, इलाज कर रहा है, उसको भी पैसा चाहिए। पैसा मैनेज कौन करता है? सीए। तो इसका मतलब कि इकोनॉमिक्स आज भी सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? अर्थ है। अर्थ का युग है ये और इस अर्थ के युग में कॉमर्स को पहली वरीयता मिलनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा कि मेरे ही नहीं, हर विद्यालय में कॉमर्स को द्वितीय वरीयता देते हैं बच्चे और बड़े मायूस होके पहले कॉमर्स की पढ़ाई शुरू करते हैं। कुछ तो अपने आप लेते हैं, जो समझदार हैं।
उनके माता-पिता भी समझदार हैं। वो लेकिन सेकंड ऑप्शन में जो लेते हैं कॉमर्स या थर्ड ऑप्शन में लेते हैं ह्यूमैनिटीज़, उन बच्चों के लिए चाहे वो भारतवर्ष के किसी भी विद्यालय में पढ़ रहे हों, उन बच्चों के लिए मेरी ये राय है, मतलब मेरे तजुर्बों से सबक है मेरे रफ़ीक, 2-4 साल उम्र में तुमसे बड़ा हूँ मैं। तो मेरा तजुर्बा ये है, इतने दिनों से कर रहा हूँ, 35 साल हो गए मुझे। मेरा तजुर्बा ये है कि आपको प्रसन्नता करनी चाहिए और जिस विषय में मन लगे ये खुद बच्चा ही बता सकता है। ये ना माँ डिसाइड कर सकती है, ना पिता डिसाइड कर सकते हैं, ना शिक्षक डिसाइड कर सकता है। पहले बच्चा सोचे कि मुझे क्या करने में मज़ा है। अब आप कहते हैं 15 साल का बच्चा है, बहुत छोटा है, वो निर्णय नहीं ले सकता है। इसीलिए हम एप्टीट्यूड टेस्ट कराते हैं, हर विद्यालय कराता है। तो एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड अगर आपका मैथमेटिक्स का है, आपकी सोचने की क्षमता दूसरों से अलग है, तो आपको वो विषय चुनना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है कि विषय के चयन में बहुत सावधानी बरतें और कतई रैट रेस का हिस्सा न बने कि नहीं मुझे जेईई देना, मुझे नीट देना, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। दोज़ हू डिज़र्व, दोज़ हू कैन डू इट ईज़िली, लेट देम डू, डोंट बी पार्ट ऑफ दैट। आपने 10th से रिलेटेड करीब-करीब सारे कन्फ्यूज़न दूर कर दिए। अब आते हैं दूसरे पड़ाव पर जो कि 12th के बाद करियर ऑप्शन कैसे चूज़ करना चाहिए। बच्चे उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं, मैं खुद भी कन्फ्यूज़ हुआ था उसमें। सोचता था कि यूट्यूबर बन जाऊँ, तो कभी-कभी ख़्याल आता था कि बचपन में क्रिकेटर बनने का बहुत बड़ा सपना था। तो इस पे आप अपने विचार दीजिए कि करियर ऑप्शंस 12th के बाद कैसे चूज़ करना चाहिए? देखो, मैं तो ये राय दूँगा कि सबसे पहले इस समय हमारे देश को आवश्यकता क्या है, ये शिक्षक को बताना चाहिए। तो एज़ ए शिक्षक, एज़ ए टीचर, मैं बच्चों को ज़रूर बताना चाहूँगा कि आप इस रैट रेस का हिस्सा फिर वही कहूँगा कि आप ना प्रोडक्ट बनिए, ना ही सेल होइए, ये अच्छी बात नहीं है। आप इसलिए वहाँ जाते हैं कि वहाँ पैकेज मिल रहा है, जॉब मिल रही है, नौकरी मिल रही है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपकी कोई मजबूरी है तो करिए, नहीं तो देश के लिए सोचिए। हालाँकि जो बच्चे कहीं सेमीकंडक्टर यूनिट में काम कर रहे हैं या किसी आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या अमेज़न में काम कर रहे हैं या विदेश चले गए हैं, कहीं भी है, किसी अन्य मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं, वो बुरे नहीं है। लेकिन अभी इतने करियर ऑप्शन खुल गए हैं, मुझे लगता है कि माता-पिता की सेवा करने का को भी आपको अपने लिस्ट में रखना चाहिए। मुझे क्या-क्या करना है, एक टू डू लिस्ट बनाइए 12th के बाद कि 12th के बाद अगर मैं इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा। सब कुछ होपफुल होपफुल रहते हुए, बी ऑप्टिमिस्टिक रहते हुए आपने एक लिस्ट बनाई। उस लिस्ट में प्राथमिकता क्या है? आपका पैसा कमाना है, देश की सेवा है, माता-पिता की सेवा है। इसको आप एक लिस्ट बनाइए, अपनी वरीयता डिसाइड करिए, उसी हिसाब से करियर का चयन करिए। अगर आप शिक्षक बनेंगे, इकलौते संतान हैं आप अपने माता-पिता के, माता-पिता वृद्ध हो रहे हैं धीरे-धीरे, उन्होंने अपना सब कुछ लगा के आपको पढ़ा दिया, बना दिया। अब वो वृद्ध होने के बाद वो एक-दूसरे का सहारा बन रहे हैं, दूसरे को पकड़ के चल रहे हैं, बीमार हो गए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर आपका बड़ा परिवार नहीं, जैसा कि आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई, तो ऐसे में सब बच्चे बहुत करियर बना के सब अमेरिका चले गए, हू विल टेक केयर ऑफ द पेरेंट्स? ये हमारा समाज खराब हो रहा है। हमको अर्थ के पीछे नहीं भागना चाहिए, अपनी आवश्यकताएँ कम करिए और ऐसे रहिए कि नहीं आप पहली वरीयता माता-पिता की सेवा, अगर हम शिक्षक बन के कर सकते हैं किसी मजबूरी में, आप मत सोचिए कि हम मजबूरी में इस काम को कर रहे हैं, माँ-बाप की सेवा। दूसरी वरीयता आपके देश की सेवा, देश की सेवा करने के लिए अच्छा सैनिक चाहिए, अच्छा सेनाध्यक्ष चाहिए, अच्छा एडमिरल चाहिए, अच्छा कर्नल चाहिए, अच्छा मेजर चाहिए, पढ़ लिख के आर्मी में जाइए। आर्मी में भी इंजीनियरिंग कोर्स अलग से होते हैं, इंजीनियरिंग कोर है आर्मी का, मेडिकल कोर है आर्मी का, वहाँ जाइए। तीसरी वरीयता आपकी होनी चाहिए कि नहीं मैं देश का रेवेन्यू बढ़ाऊँगा, अर्थ। तो मान लीजिए आप विदेश चले गए, आपके 3 भाई हैं, तो एक भाई आपका माँ-बाप का ख़्याल रख रहा है, एक भाई विदेश चला गया, वहाँ से वो बहुत अधिक पैसा कमा रहा है डॉलर्स में और उसमें से हम अपने देश को भेज रहे हैं यार, माँ-बाप के लिए, भाई के लिए। उस भाई को आप ऑप्ट करिए, उस भाई को आप गोद लीजिए, भैया तुम सेवा करो, छोटा हो या बड़ा हो। तुम माता-पिता की सेवा करो, मैं जा रहा हूँ विदेश, मैं पैसा कमाऊँगा, मैं वहाँ से तुमको भेजूँगा और तुम जो है यहाँ माँ-बाप की सेवा करना, घर बनवाओ, पंखा लगाओ, एसी लगाओ, व्हाटएवर इज़ रिक्वायर्ड। तो ये तो ठीक है। इसके अलावा मुझे लगता है कि जितना हो सके बच्चों को ग्लोकल होना चाहिए। ग्लोबल भी नहीं, लोकल भी नहीं, ग्लोकल होइए और दोनों का मिक्सचर बनिए। आपको लोकल पहचान भी होनी चाहिए, लोकल पकड़ भी होनी चाहिए और ग्लोबल ज्ञान होना चाहिए आपके पास। तो
इसके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा-सा ध्यान रखिए, पेपर देखिए, करियर ऑप्शंस देखिए और हर ब्रांच के लिए ह्यूमैनिटीज़ का पढ़ा बच्चा भी सारे सिविल सर्वेंट तो ह्यूमैनिटीज़ से पढ़े हुए हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बाद वो ज्योग्राफी लेके पढ़ रहे हैं या मैनेजमेंट लेके पढ़ रहे हैं। और आप पहले से क्यों नहीं ज्योग्राफी पढ़ती? तो पढ़िए, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़िए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़िए, जितने अच्छे-अच्छे विश्वविद्यालय हैं। लास्ट ईयर का हमारा जो टॉपर बच्चा था, उसने साइंटिस्ट बनने की सोचा। उसका सिलेक्शन इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था, लेकिन वो बीएससी कर रहा है अभी, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज़ से, बैंगलोर से, आईएससी से। तो ऐसे बच्चे भी हैं जो देश के लिए समर्पित हैं, सोच रहे हैं। मैं तो प्रसन्न हूँ इस बात से कि एक भी ऐसा बच्चा निकाल पाएँ। तो मैं सारे बच्चों से ये कहूँगा कि अभी करियर फ़ोटोग्राफ़ी में भी करियर है, बहुत बढ़िया करियर है। साउंड इंजीनियर हो रहे हैं, उसमें भी करियर है। तो आप केवल लकीर के फ़कीर मत बनिए, स्टीरियोटाइप होने की आवश्यकता नहीं है। करियर ऑप्शंस बहुत हैं और सेल्फ एम्प्लॉयड से बड़ा कोई ऑप्शन नहीं। पुरानी एक कहावत है, गाँव में कही जाती थी, उत्तम खेती मध्यम माँग, अधम चाकरी भीख निदान। तो सबसे उत्तम तो अगर आपके पास खेती है तो आप खेत-बाड़ी अपना देखिए, व्यापार देखिए। खेती का मतलब यही होता है कि आप पहले खेती कृषि प्रधान देश है, पहले केवल खेत हुआ करते थे, खेती होती थी। अभी व्यापार भी होने लगा है, खेती भी देखिए, व्यापार भी देखिए, अगर आपके घर में है तो। नहीं है, तो उसको एस्टैब्लिश करने के लिए छोटे स्तर से शुरू करिए, धीरे-धीरे बड़ा करिए। आज आपके सामने उदाहरण के तौर पे बहुत सारे ब्लिंकिट है, आप ब्लिंकिट देख लीजिए, हमारे देश का ही स्टार्टअप है। और ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप हैं जिनके मुझे नाम नहीं याद है, तो वो भी तो कई युवा रहे होंगे, क्या वो बहुत बड़े परिवार से तो नहीं है? बट दे हैव बिकम नाउ टाइकून। तो ऐसे एग्ज़ाम्पल्स को अपना एम बनाएँ, ऐसे एग्ज़ाम्पल्स को अपना आदर्श बनाएँ और उनके पदचिह्नों पे चलने का प्रयास करें। मुझे लगता है कि केवल वही सब बैग लटकाए नौकरी कर रहे हैं, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर आप बच्चे होते, अपने टीनेज में होते, स्टूडेंट होते, तो 10th के बाद कौन-सा स्ट्रीम और 12th के बाद क्या करियर ऑप्शन चूज़ करते? हाँ, बहुत अच्छी बात आपने की अब है। मैं जैसा मैंने कहा कि प्रथम वरीयता माता-पिता की सेवा है। तो मेरी प्रथम वरीयता वही थी, वही है और वही रहेगी। पिता मेरे साथ नहीं है, मैं दुर्भाग्यशाली हूँ कि मेरे पिता ने 2015 में छोड़ के चले गए, लेकिन माँ मेरे साथ है और उनकी साँस से मेरी साँस चलती है। अब मैं जितना जितना हो सकता है, मैं उनका ख़्याल करने का प्रयास करता हूँ। मैं रुआँ तो नहीं हूँ, लेकिन चाहता हूँ कि मेरी माँ के चेहरे पे शिकन भी ना आए और अपने बच्चों से भी यही चाहता हूँ, दुनिया के हर बच्चे से यही चाहता हूँ। मैं होता तो मैं शिक्षक का करियर चुनता और यहीं पढ़ता, यहीं रहता। कुछ नहीं करते तो माँ की पेंशन से खा लेते, लेकिन दिन-रात उनकी सेवा करके उनके साथ। इस इंटरव्यू से पहले मैं बाहर बैठ के जब आपका इंतज़ार कर रहा था, तो कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ बैठे हुए थे। तो उनमें से किसी एक से मैंने बात की और मैंने बताया कि मैं आपका इंटरव्यू लेने वाला हूँ। तो उस बच्चे ने मुझसे कहा कि आपसे एक सवाल ज़रूर पूछें कि जब आपने अपने सारे बच्चों को सोशल मीडिया यूज़ करने से मना कर रखा है, तो आप खुद क्यों यूज़ करते हैं? मैं ये जानने के लिए यूज़ करता हूँ सोशल मीडिया कि बच्चा कौन-सा मिसयूज़ करना है। देखिए 12th के बाद भी मिसयूज़ होता है, ऐसा नहीं है। 12th तक इसलिए मना करता हूँ कि बच्चे के अंदर उतनी अकल नहीं है। जैसे हम छोटे बच्चे को मना करते हैं, स्विच में हाथ मत डालो, वहाँ गरम कढ़ाई है मत जाओ, गैस के पास मत जाओ, आग गरम है मत जाओ, रेलिंग पे मत खड़े हो गिर जाओगे, इत्यादि। तो हमारे लिए तो वो 12th तक के बच्चे तो बच्चे ही हैं ना। और इस समय हमने रावण को नहीं देखा है, रावण का नाम सुने हुए हो या बहुत सारे महिषासुर वगैरह थे, बहुत सारे राक्षस थे, उनका नाम सुने हो। इस समय अगर पूछें हम कि वर्तमान में राक्षस कौन है? तो मोबाइल है। देखिए पूरा संसार, अमेरिका तो बहुत त्रस्त है हमारे युवाओं से और पूरा संसार त्रस्त है भारतीय युवाओं से। कारण क्या है अब है? ब्रेन। हमारा ब्रेन देश के विश्व के अन्य लोगों से अधिक तेज है हमारे बच्चों का। ये हमारे आनुवांशिकी में है, ये हमारे डीएनए में है। तो हमारे तेज दिमाग के जो बच्चे हैं जब वो जा कर के अमेरिका में सारी नौकरी कैप्चर करी है, यूके में भी हैं, चाइना में भी हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, ऐसा कोई देश नहीं है। इवन मैं अपने स्कूल के बारे में बताऊँ तो अभी तक ग्लोब पर ऐसा कोई कंट्री नहीं है। हो सकता है लीबिया, सोमालिया बचाओ तो मैं नहीं कह सकता और ऐसा कोई देश नहीं जहाँ हमारे बच्चे नहीं हैं सी। किसी न किसी नौकरी में, बिज़नेस में, किसी न किसी मॉडल में दे आर देयर। तो ऐसे में
जब हमारे बच्चे लोगों की नौकरी खा रहे हैं उस देश में जाकर के, तो उनको भी लगा कि दे यूज्ड टू वर्क ऑन मल्टीपल डायमेंशंस, नॉट लाइक अस। अमेरिका को लगा कि कहाँ का है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक कहाँ का है, सब यूएस बेस्ड है। तो इनको लगा कि अरे ये तो युवा इतने तेज है, इनको कैसे डाइवर्ट किया जाए। तो आज ही एक बच्ची मेरे पास आई थी, मैंने कहा इंस्टाग्राम अकाउंट है? बोली यस सर। कल भी एक बच्ची आई थी, उसने कहा यस सर, दूसरे स्कूल से पढ़ के आई। हमारे बच्चे भी रखते हैं, और गाली गलौज, उल्टी सीधी बातें, उल्टी सीधी पोस्ट डालना, ये सब वही बच्चे करते हैं। रील बना रहे हैं, मोटरसाइकिल पे चल रहे हैं, माँ बाप ने मोटरसाइकिल दे दिया, अब वो लड़ जाएगा अगर रील बनाते हुए, तो इंस्टाग्राम तो चल चुका। और कई बात ऐसी हरकतें इंस्टाग्राम पे डालते हैं जो माँ बाप को देख लें तो शर्मिंदा हो जाए। माँ बाप को आता नहीं, उतना हाईटेक नहीं है। तो मैं इसलिए मना करता हूँ कि अभी उनके पास इतनी अकल नहीं है कि वो उसको प्रॉपर यूज़ कर सके। जो बच्चे समझदार हैं, वो यूट्यूब वगैरह खोलते हैं, उससे पढ़ भी लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ टॉपर नवनीत यादव ने बताया, 10th का टॉपर जो है, कि मैं यूट्यूब का भी सहारा लेता था। तो हम ही ने उनको दिया था ये कि कोविड के पीरियड में कि मोबाइल से पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए। लेकिन वो उस समय एक बैसाखी की तरह था। उस समय एक नेशनल, इंटरनेशनल दिक्कतें थीं, चारों तरफ वो था, संक्रमण का खतरा था, तो मोबाइल दिया गया था। आप उसको हरदम लटकाए हुए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और उनकी चूँकि अकल कम है और उनके पास समय नहीं। आप कैलकुलेट करिए तो एवरेज जो बच्चा सोशल मीडिया पे है, उसका 2 से 3 घंटा मोबाइल पे चला जाता है, स्क्रीन टाइम। व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर इट इज़। बड़ों का भी जा रहा है, लेकिन बड़ों का तो क्या, हमें जो जीवन में करना था कर चुके हैं। उन बच्चों को तो अभी करना है। उनका एक-एक सेकंड कीमती है। ये उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि तुम इस समय को, और दूसरे उनकी हेल्थ खराब हो गई, आँख खराब हो रही, फिज़िकली दे आर नॉट फिट। हम लोग की एज तक आते-आते तो बच्चे बिल्कुल लटक जाएँगी। अभी साँस नहीं ले पाती ठीक से, धूप में खड़ा कर दीजिए 15 मिनट में बेहोशी छा जाती। बैठ के मोबाइल चलवा लीजिए, आप तो 4 घंटा उनसे चलवा लीजिए। मोबाइल एक बहुत बड़ा कारण है। पहले बच्चे रोड पे दिखते थे, ग्राउंड में दिखते थे और अब अपने बिस्तर पे आराम से बिस्तर पे पड़े हुए हैं। तो इन चीज़ों को हमें रोकना है। बचपन में थोड़ा खेल लो, कूद लो, बाद में तो इसी पे रहना है मोबाइल पे। सारा बिज़नेस ही इसी पे चल रहा है, सब कुछ इस पे हो रहा है। तो जब तक भगवान ने आपको युवा रखा है, तब तक युवा बने रहिए और इन गंदगी से दूर रहिए। जैसा मैंने बताया कि हमारे युवाओं को भटकाने के लिए, बर्बाद करने के लिए ये सारे प्लेटफ़ॉर्म आए हैं, और भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा यूज़र हैं इसके। इसलिए मैं सावधान करता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि हू हैज़ लॉन्च्ड दिस एंड व्हाई इट हैज़ बीन लॉन्च्ड। मुझे एक बच्चे ने बताया कि सर उसकी दुकान है, पिताजी की बेकरी की दुकान है। वो अपनी दुकान पे था, तो बोला सर एक सज्जन आए थे मेरे पास और उन्होंने कहा कि 9th का बच्चा था। कोविड की बात है, कोविड के आस-पास की बात है। उसने कहा कि सर वो बोले कि इंस्टाग्राम अकाउंट खुलवाओ, तुमको हम पैसा देंगे। अब आप बताइए, इंस्टाग्राम अकाउंट खोल करके, खुलवा करके 200-400 फॉलोवर बना करके पैसा क्यों देंगे उसको? इसका मतलब है कि कहीं न कहीं से हमारे युवाओं को बर्बाद करने के लिए फंड आ रहा है। रील बनाने के लिए फंड आ रहा है कहीं न कहीं से कि ये उस पे आ जाएँ, लाखों करोड़ों इनके फॉलोवर होंगे। ऐड तो कहीं देखिए इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं आता, यूट्यूब पे ऐड आता है। लेकिन इंस्टाग्राम पे ऐड नहीं आता, बट इस समय सबसे ज़्यादा यूट्यूब उसके यूज़र वही हैं। और इंस्टाग्राम की वजह से मैंने लड़कियों के किडनैप होने की घटना सुनी है। इंस्टाग्राम की वजह से मैंने बच्चों को बर्बाद होते सुना है। सुसाइड करने की घटनाएँ हुई हैं इंस्टाग्राम की वजह से। सो आई हेट इंस्टाग्राम बिकॉज़ इट इज़ स्पॉइलिंग आवर टीथ। मैं यूज़ इसलिए करता हूँ कि उनके बीच-बीच में पकड़े जाएँ, केवल अकाउंट मैंने खोला हुआ है चेक करने के लिए, कि अगर वो कहता है कि हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो तुरंत डाल के देखता हूँ, किस तरह की पोस्ट इनकी पड़ी हुई है, इनकी लाइकिंग, डिसलाइकिंग क्या है, आप एज़ अ स्पाई इंस्टाग्राम पे हैं। एज़ अ स्पाई। और इसमें सभी लोग अच्छे नहीं आ हैं, सारे लोग बुरे भी नहीं हैं, सारे अच्छे भी नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे लोगों को खराब करने के लिए इंस्टाग्राम पे पोस्ट हो रहा है। स्कूल सिस्टम को गाली दे रहे हैं, स्कूलों को गाली दे रहे हैं, प्रबंधक को गाली दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पे प्रधानमंत्री को गाली दे रहे हैं, मुख्यमंत्री को गाली दे रहे हैं, उल्टी-सीधी पोस्ट डाल रहे हैं। ऐसी-ऐसी बातें बोल देते हैं कि आप परिवार के साथ अगर बैठे हैं, एकाएक आपने खोल दिया, तो आप शर्म के मारे लज्जित हो जाएँगे, अरे! ये क्या बच गया? ये क्या हो गया? मैं तो अपनी माँ के साथ, अपनी पत्नी के साथ बैठ के नहीं देख सकता उसको। तो ऐसी चीज़ें ना आएँ, बच्चों की उसमें ना पड़ें।
ब्रह्मांड में सब कुछ है, जितनी गाली बकी गई वो भी ब्रह्मांड में है, जितना राम नाम किया गया वो भी ब्रह्मांड में है। लेकिन हम तो चूज़ करना पड़ेगा कि हमारे बच्चे के कान में क्या पड़े, गाली पड़े या राम नाम पड़े, ये तो हमारे ऊपर है। इसीलिए मना करता हूँ, बाकी जैसी हरी इच्छा। माँ-बाप को भी इस पे सख्ती रखनी चाहिए मुझे लगता है, कि बच्चा मोबाइल अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, नहीं खरीद सकता है। अगर आपने किसी समय खरीद के दिया था, आपकी बात सुन रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, मान जाता है, दे देता है, आधे घंटे के लिए दीजिए, ले लीजिए वापस। लेकिन अगर आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो मैं तो कहूँगा थोड़ा नुकसान सही है, मोबाइल को तोड़ के फेंक दीजिए। लेकिन बच्चा टूट जाए इससे पहले मोबाइल तोड़ दीजिए। मैंने बच्चों को टूटते, बर्बाद होते, डिप्रेशन में जाते अपनी आँखों से देखा है, सैकड़ों बच्चों को देखा है। इसलिए मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ सभी अभिभावकों से कि अभी भी समय है। मोबाइल से खाना मत खिलाइए, मोबाइल के सहारे खाना मत खिलाइए, मोबाइल के सहारे उनकी ज़िंदगी मत होने दीजिए, नहीं तो एकदम स्पॉइल्ड हो जाएँगे। समटाइम्स दे स्टार्ट स्पीकिंग लाइक रोबोट्स। मैं जा रही हूँ, मैं नहीं खाऊँगा, ऐसे करके बच्चे बोलने लगे। बिल्कुल निर्भर हो गए हैं फ़ोन पे, उसके बिना वो कुछ एकदम, कर नहीं रहे। कुछ नहीं कर। तो ये चीज़ें रुकनी चाहिए मुझे लगता है। तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो करूँगा और आप मुझे भी फ़ॉलो बैक दे दीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं सोशल मीडिया पे जो अच्छे कंटेंट भी बनाते हैं, तो उनसे भी आपको जुड़ना चाहिए। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आप पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, और प्रेसिडेंट होने के नाते आजकल जो प्रचलन चल रहा है डमी स्कूल्स का, जो कोचिंग सेंटर्स हैं वो अपने यहाँ बच्चों का एडमिशन लेते हैं और एक डमी स्कूल में उन बच्चों का एनरोलमेंट करा देते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अपने इस पे कुछ विचार रखिए। मुझे लगता है कि अब है इससे घातक तो कुछ हो ही नहीं सकता। डमी समझते हैं आप? डमी का मतलब है जैसे आप कई बार कपड़े की दुकान पे जाइए तो वहाँ डमीज़ रखे रहते हैं। उनको कपड़ा पहना के रखे रहते हैं। या डमी कैंडिडेट, डमी का मतलब ही मुर्दा होता है। डमी स्टूडेंट जो होगा, डमी स्कूल जो होगा, उसके अंदर प्राण नहीं होगा, वो मुर्दे जैसा होगा। पढ़ तो लिया बच्चा, उसने कोचिंग अटेंड कर लिया, कोचिंग में भी किसी स्कूल पे एडमिशन लिखवा लिया। हालाँकि हम लोगों की कार्यवाही पर, सख्ती पर सीबीएसई भी सख्त हुआ है और वाराणसी में भी एक्शन लिया गया, देश भर में लिया गया। कोटा में कई ऐसे कोचिंग संस्थान थे जो किसी न किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से टाई अप करके और बच्चा केवल कोचिंग अटेंड करता था और वो घर पे बैठ के मोबाइल से पढ़ता था। तो मैंने कहा कि अगर बच्चा सिंसियर है, बच्चा अच्छा है, तो कोई बात नहीं है। वो हो सकता है डमी कैंडिडेट के रूप में भी सक्सेस कर कर ले, लेकिन इसके चांसेस 0.001% है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने डमी स्कूल में एडमिशन लेकर के आईटी में एडवांस और मेन क्रैक भी कर लिया, लेकिन इंटर में फेल करते हैं। या पता चला उस विद्यालय की मान्यता चली गई जांच में सीबीएसई की, तो वो उनको फिर जब आप 12th पास नहीं हुए तो आपको आईटी में एडमिशन नहीं मिलेगा, इंजीनियरिंग में नहीं मिलेगा। आप क्रैक करके भी बेकार हुए। तो ये सब चीज़ें। दूसरा, स्कूल जाने के अपने लाभ हैं, सोशलाइज़ेशन होता है बच्चों का। मैं नहीं कहता कि आप 100% अटेंडेंस का वो करिए, लेकिन 75% अटेंडेंस सीबीएसई का मानक है और विद्यालय जाने वाला हर बच्चा कुछ ना कुछ शिक्षक से लाभ पाता है। ऐसा नहीं कि कोचिंग संस्थान में विद्यालय से अच्छे शिक्षक पढ़ा रहे हैं, वो अलग पढ़ा रहे हैं, उनके अंदर दूसरी एक्सपर्टीज़ है। आप इसको यूँ समझ लीजिए कि जो विद्यालय में आपको चावल, दाल, रोटी, सब्ज़ी खिलाई जाती है, कोचिंग में मल्टीविटामिन दिया जाता है। तो जिसकी शरीर कमज़ोर है, वो को चावल, दाल, रोटी, सब्ज़ी खा के मल्टीविटामिन भी ले ले, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई केवल मल्टीविटामिन पे ज़िंदा रहना चाहेगा, तो नहीं रह सकता, आपको कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। तो रोटी, चावल, दाल, सब्ज़ी चाहिए। बच्चों को मैं उनकी भाषा में समझा रहा हूँ ये बात कि आपको कैसे स्वस्थ रहना है, तो इसके लिए ज़रूरी है सामाजिकरण। डमी की तरह गए, वहाँ कोचिंग में बैठ गए, एक विषय पढ़ा दिया गया, उसकी तैयारी कर रहे हैं, घर आए फिर उसकी तैयारी कर रहे हैं, ना किसी से मिलना, ना किसी से जुड़ना, ना उनके अंदर कोई सोशलाइज़ेशन हो रहा है, ना उनका कोई समाजीकरण हो रहा है, विद्यालय जा नहीं रहे, 3-3 4-4 साल से घर में बैठे हुए हैं। तो जैसे एक लोदा होता है, मिट्टी का लोथड़ा, तो लोथड़ा टाइप के बच्चे पैदा हो रहे हैं। वो इंजीनियर बन भी चाहते हैं, वो डॉक्टर बन भी जाते हैं, तो उनके अंदर वो चीज़ नहीं आती है, जो एक संघर्ष करके विद्यालय जाके जो बच्चा पाता है। 2 साल तैयारी करनी पड़े, कर लो। इतनी जल्दी किस बात की है? कि इसी साल निकाल लेना है, अभी कर लेना है। क्यों इतनी जल्दी है भैया? किस बात की जल्दी है?
जल्दी करिए, लेकिन तैयारी मेहनत से करिए और स्थिर दिमाग से करिए। आपकी शरीर और स्वास्थ्य से बढ़ के कुछ नहीं है। डमी का मतलब ही मुर्दा होता है, और डमी करने वाले, डमी कैंडिडेट और स्कूल जो भी है, ये गलत काम है। धीरे-धीरे उसपे रोक भी लग रही है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले ये जिन कोचिंग संस्थानों ने इस तरह की प्रक्रिया शुरू की थी, प्रचलन शुरू किया था कि आप आइए हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए, हम आपका नाम वहाँ लिखवा देंगे। कोई स्कूल भी इसमें शामिल हो गए, उन्होंने 10-20 हज़ार रुपए ले लिया, बच्चा आ नहीं रहा है, टीचर रखने की आवश्यकता नहीं है, पंखा चलाना नहीं है, कोई खर्चा होना नहीं है, 25 हज़ार बिना कुछ किए मिल गया उनको, और बच्चा केवल एग्ज़ाम में बैठाना है उस बच्चे को। बच्चे को ये भी नहीं मालूम कि उसके स्कूल का ड्रेस क्या है, ये भी नहीं मालूम कि उसके स्कूल है कहाँ, और उन्होंने ऐसा कर दिया। तो 3, 4, 5 सालों तक ये खेल बढ़िया चला है। लेकिन इस साल सीबीएसई सख्त हुई है, और हम लोग भी बहुत सख्त हुए हैं कि नहीं, बच्चे को बर्बाद होने के लिए अगर हम विद्यालय चला रहे हैं तो हमारी एक सामाजिक जिम्मेदारी भी है। केवल हमारा काम ये नहीं है कि बच्चा आया, पढ़ा, हमने फीस ले लिया, फीस जमा कर दिया, उससे कुछ खरीदिए, कुछ बनवा लिए, विद्यालय के उसमें टीचर रख लिए, टीचर को वेतन दे दिए, ये कोई काम नहीं है। अगर आपने 10, 100, 200, 500 बच्चों को सुधारा नहीं, उनको अच्छा इंसान बनाया नहीं, उनको देश प्रेमी बनाया नहीं, मुझे लगता है पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। कोचिंग में सिर्फ जाने वाले बच्चे, उनको सामाजिकरण से, देश प्रेम से, इत्यादि से कोई मतलब नहीं है। उनको तो अपने मौसा फूफा को भी नहीं पहचानते। वो सिर्फ डमी हो जाते हैं। मुझे लगता है इसमें बहुत सख्ती सरकार को कदम उठाना चाहिए, उठा भी रही है, और इसमें और सख्ती की आवश्यकता है। अभी 1-2 हैं जो गड़बड़ी कर रहे हैं, तो उनको इस बात पे रोक लगनी चाहिए। अभी मेरे यहाँ भी एक केस ऐसा सामने आया, मेरे बच्चे ने गलत स्कूल में एडमिशन ले लिया था, तो डायरेक्टर ने समझाया उसको, ये वापस आके एडमिशन ले लिया उसने अपने स्कूल। क्योंकि आप किस विद्यालय से पढ़े हैं, वही आपके मार्कशीट पे लिखा जाता है। हमारे मार्कशीट पे, तुम्हारी मार्कशीट पे, दुनिया के हर व्यक्ति के मार्कशीट पे उसके विद्यालय का नाम लिखा होगा। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ेंगे वो नाम लिखा होगा। आगे आप जाए नहीं जाए तो आप यही देखा जाएगा कि अच्छा कहाँ से पढ़ के आया है, और उस विद्यालय का नाम ही नहीं बताने लायक है, या उस विद्यालय का नाम ऐसा है कि आप ले ही नहीं सकते शर्म के मारे, तो ऐसे विद्यालय में क्यों पढ़ना? जिसको आपने देखा ही नहीं है, जिस मंदिर में आपने दर्शन ही नहीं किया है, उसको ध्यान में कैसे ला सकते हैं आप? विद्यालय को आप ध्यान में लाएंगे, वो मंदिर है, शिक्षा का मंदिर, तो उसको आप ध्यान में लाएंगे तो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें आती है, बहुत सारी पॉजिटिव थिंग आती हैं आपके दिमाग में। अरे वो वाली टीचर ऐसे थे, वो वाले, मैं तो रोया हूँ बैठ कर के बच्चों के पैर वही। बच्चों ने रुला दिया है कई बार, 1-2 बार नहीं है, कई बार ऐसा हुआ है कि बच्चों ने जो है जाते-जाते जो अपने स्टेटमेंट दिए हैं, आज भी मेरा देखिए आपसे बात करते-करते मेरा रोआ खड़ा हो गया है। बस दूम क्या बोलते हैं, क्यों? बच्चों ने रुला दिया है बिल्कुल। इतना प्यार हो जाता है, 6 साल, 8 साल, 10 साल, इवन 2-2 साल जो बच्चे पढ़े हैं उनसे भी लगाव हो जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि इतना मैकेनाइज्ड समाज को होना चाहिए कि डमी पैदा करें। एक इंसान बनाए, अच्छा इंसान बनाए। मैं पूर्वांचल में क्या, पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे भारतवर्ष के जितने विद्यालय हैं, सबसे आपके चैनल के माध्यम से, चूँकि आप सोशल मीडिया पे इस चीज़ को ले जाएँगे तो मुझे लगता है पूरे विश्व में चला जाएगा। पूरे विश्व में जा रहा है तो पूरे विश्व के लोगों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ, आई हार्ट रिक्वेस्ट दैट कि डोंट लेट योर चाइल्ड बी डमी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। जो हमारे क्वेश्चंस थे और बच्चों के कन्फ्यूज़न थे, उस पे आपने काफ़ी इंसाइटफुल ओपिनियंस दिए, जिससे कि बहुत हद तक स्टूडेंट के कन्फ्यूज़न दूर हो गए। हमारे साथ थे स्वामी अतुलानंद रचना परिषद के सचिव, सेक्रेटरी और हमारे अभिभावक श्री राहुल सिंह जी। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।